नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्लास 9th का एक बहुत इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर लाए हैं जो कि साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन का होगा। ओलंपियाड का पेपर और किस ओलंपियाड का है, सोशल साइंस ओलंपियाड का होने वाला है। जो क्वेश्चंस होंगे पहले तो हम लोग पैटर्न देख लेते हैं किस तरीके का पैटर्न है और फिर सिलेबस देखेंगे। तो पैटर्न अगर आप देखेंगे तो हिस्ट्री के 15 क्वेश्चंस होंगे, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। ज्योग्राफी के 10 होंगे, पॉलिटिकल साइंस के 10 है, इकोनॉमिक्स के 10 है, अचीवर सेक्शन के 5 क्वेश्चन है। बस याद रखिएगा अचीवर सेक्शन का हर एक क्वेश्चन 3 मार्क का होता है। टोटल क्वेश्चंस 50 होंगे और टाइम जो दिया जाएगा 1 आवर का टाइम दिया जाएगा। हिस्ट्री का जो सिलेबस है वो आप देख सकते हैं, बिगिनिंग ऑफ ये जो न्यू एनसीईआरटी की बुक है उससे रिलेटेड सिलेबस पूरा दिया गया है। तो इसके प्लेलिस्ट में हम लोग ने एमसीक्यूज बनाए हैं, उसको आप जाके देख सकते हैं और अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। ज्योग्राफी में अगर देखेंगे, शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस, एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट, ओशियंस एंड लाइफ ऑन अर्थ। इसके बाद पॉलिटिकल साइंस में देखा जाए तो डेमोक्रेसी एंड इलेक्शंस, रूट्स ऑफ अथॉरिटी एंड इट्स इवोल्यूशन। इकोनॉमिक्स में बिल्डिंग ब्लॉक्स इन इकोनॉमिक्स, हाउ मार्केट वर्क्स फ्रॉम आइडियाज टू स्टार्टअप्स, स्मार्ट वेज टू मैनेज अवर योर फाइनेंसेस। और इसके बाद हॉट्स है, तो हॉट्स जो होगा वो इसी के थोड़े से टफ क्वेश्चंस दिए जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया। तो सुश्रुत इज नोन फॉर, तो सुश्रुत जो है ये बहुत ही ज्यादा फेमस है। किस चीज के लिए फेमस है? आयुर्वेदिक फार्माकोलॉजी नहीं, सर्जरी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, तो इनको फादर ऑफ सर्जरी भी कहा जाता है। तो सर्जिकल टेक्निक्स के लिए फेमस है, ऑपरेशंस के लिए फेमस है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और इनकी एक किताब है जिसका नाम है सुश्रुत संहिता। ठीक है, सुश्रुत संहिता, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये सर्जरी के फाउंडर माने आते हैं, फादर माने आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर मेजर आर्टिकल्स ऑफ ट्रेड इन एंशियंट इंडिया, तो एंशियंट इंडिया में कौन सा आर्टिकल सबसे ज्यादा ट्रेड किया जाता था, मतलब व्यापार होता था किस आर्टिकल का, कौन सी चीज व्यापार करी जाती थी इंडिया से, ये बताना है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो पहले इंडिया में स्पाइस बहुत ज्यादा थी, टेक्सटाइल्स थे, प्रीशियस स्टोन्स एंड मेटल्स थे, इनका ट्रेड होता था। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा इसमें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द भक्ति मूवमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो आपको भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। तो भक्ति ट्रेडिशंस इनकरेज डायरेक्ट डिवोशन टू अ पर्सनल डीटी विदाउट इलोबरेट रिचुअल, बिल्कुल सही बात है। तो इसने भक्ति ट्रेडिशंस क्या था, वो डायरेक्ट डिवोशन की बात करता था पर्सनल डीटी से, और ये बहुत बड़े बड़े जो रिचुअल्स होते थे, यज्ञ होते थे, उन पे विश्वास नहीं करते थे, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, सेकंड कह रहा है भक्ति सेंट ऑफन कंपोज देयर टीचिंग्स इन वर्नाकुलर लैंग्वेज रादर देन संस्कृत। देखिए पहले अगर आप देखेंगे जो वेद वाला टाइम था, वैदिक पीरियड था, उस टाइम पे ज्यादातर चीजें संस्कृत में होती थी, तो सब लोग समझ ही नहीं पाते थे। तो भक्ति सेंट्स ने क्या किया, वर्नाकुलर मतलब जो देशी भाषा थी उसमें अपनी टीचिंग्स को देना स्टार्ट किया, समझाना स्टार्ट किया, भगवान के बारे में बताना स्टार्ट किया, लिखना स्टार्ट किया, जिससे और लोग उस पर समझ पाए और चीज़ों को ज़्यादा उनके बारे में जान पाए कि भगवान असलियत में है क्या। ठीक है, किस तरीके से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। थर्ड क्या कह रहा है, भक्ति मूवमेंट कंप्लीटली रिजेक्टेड टेम्पल वर्शिप अक्रॉस इंडिया, नहीं, टेम्पल वर्शिप को पूरी तरीके से रिजेक्ट नहीं किया था, ये तो बिल्कुल ही गलत है। भक्ति ट्रेडिशंस हेल्प्ड ब्रिज कल्चरल डिफरेंसेस अमंग रीजन्स, ये बिल्कुल सही है। जो कल्चरल डिफरेंस आ गए थे अलग अलग रीजन्स में, उसको खत्म करने का काम भक्ति ट्रेडिशन ने जरूर किया था। तो 1 2 4 जो है वो बिल्कुल सही है, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ड्यूरिंग द retreating मानसून सीजन इन इंडिया विच पार्ट ऑफ द कंट्री रिसीव सिग्निफिकेंट रेनफॉल। देखिए retreating मानसून क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारा साउथ का पार्ट है, आपको पता होगा जो मेनली हमारी मानसून आती है इंडिया में एंटर करती है, वो साउथ साउथ वेस्ट मानसून होती है, इधर से आ रही है ना, तो इसको साउथ वेस्ट मानसून कहा जाता है। और ये कब आती है, मेनली जून में एंटर करती है और मई जुलाई अगस्त तक ये बारिश करती है। उसके बाद क्या होता है, जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है यहाँ पर आके बहुत दिनों तक बरसात होती रहती है। अब जब जाड़ा हो रहा होता है तो जाड़े के टाइम पे क्या होता है, यहाँ से एक और विंड फ्लो होती है और वो फिर इधर से निकल रही होती है, तो यहाँ पे जो तमिलनाडु का कोस्ट पड़ता है, यहाँ पे बरसात करती है। तो तमिलनाडु के कोस्ट पे बरसात रिट्रीटिंग मानसून बहुत ज्यादा करती है। और रिट्रीटिंग मानसून कैसी मानसून है, नॉर्थ ईस्ट मानसून है, क्योंकि ये जो मानसून विंड आ रही है कहाँ से आ रही है, नॉर्थ ईस्ट से आ रही होती है। ये मानसून विंड कहाँ से आ रही थी, ये साउथ वेस्ट से आ रही थी। अगले में कहा गया फिफ्थ क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बायोम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो बायोम्स के बारे में अलग अलग स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताना है कौन सा इसमें ऑप्शन सही है। पहला कह रहा है बायोम्स आर लार्ज इकोलॉजिकल रीजन्स विद सिमिलर क्लाइमेट एंड वेजिटेशन, बिल्कुल सही बात है।
तो बायोम्स जो होते हैं बड़े-बड़े इकोलॉजिकल रीजन्स होते हैं जहाँ पर क्लाइमेट सेम तरीके का होगा, वेजिटेशन भी सेम तरीके की होगी, बिल्कुल सही है। टुंड्रा बायोम हैज़ परमानेंटली फ्रोज़न ग्राउंड, तो टुंड्रा जो बायोम होता है वहाँ पर परमानेंटली फ्रोज़न ग्राउंड होता है, मतलब पूरी तरीके से फ्रीज़ रहता है। तो ये बात बिल्कुल सही गई है कि टुंड्रा जो बायोम है वहाँ पर हमेशा जो है ग्राउंड पे बर्फ जमी रहती है, कभी भी वहाँ पर पानी नहीं रहता या कोई प्लांट नहीं रहते हैं, मेनली लाइकेन्स मॉजेस पाए जाते हैं। टाइगर रीजन रिसीव्स हाई रेनफॉल, ये भी गलत है, ये भी बहुत ही ठंड रीजन को ही टाइगा कहते हैं, ये भी गलत है इसमें। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसमें कौन कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 और 2 सही है, इसमें थर्ड गलत है। जहाँ हाई रेनफॉल होती है उसको क्या कहते हैं, उसको मेनली अगर आप देखेंगे तो उसको ट्रॉपिकल रीजन कहा जाता है। कौन सा रीजन कहते हैं, ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। ठीक है, ट्रॉपिकल वेट जो रीजन होता है वो इसकी बात हो रही है यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम में इसमें कौन सा फीचर होता है। प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर लाइफ टाइम, बिल्कुल ही गलत है। पार्लियामेंट सिस्टम जैसे इंडिया में है। एग्जीक्यूटिव इज अकाउंटेबल टू लेजिस्लेचर, है बिल्कुल सही है। जो एग्जीक्यूटिव होता है, एग्जीक्यूटिव मतलब जो मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, उन्हीं को एग्जीक्यूटिव्स कहते हैं। वो आंसरेबल या अकाउंटेबल किसके प्रति होंगे, लेजिस्लेचर के प्रति होंगे। इंडिया में देखा जाए तो वो लोकसभा के प्रति आंसरेबल होते हैं, अकाउंटेबल होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्टिंग्विशेस एन इलेक्टोरल रूल, तो इलेक्टोरल रूल को यहाँ पे डिस्टिंग्विश नहीं होना चाहिए, डिफाइंस एन इलेक्टोरल रूल। तो कौन, इसको इलेक्टोरल रूल की डेफिनेशन इसमें क्या है पूछी गई है। लिस्ट ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स, बिल्कुल गलत है। लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज, ये भी नहीं होता इलेक्टोरल रूल में। लिस्ट ऑफ एलिजिबल वोटर्स इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये बिल्कुल सही है। तो जितने भी एलिजिबल वोटर्स होते हैं उनकी जो लिस्ट होती है उसी को क्या कहते हैं, इलेक्टोरल रोल कहा जाता है। और आपको पता होगा इंडिया में वोट करने के लिए मिनिमम एज जो होनी चाहिए वो 18 ईयर्स होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। किसी और कंट्री का सिटीजन आके इंडिया में रह रहा है और वो 18 साल से ऊपर का, वो इंडिया में वोट नहीं कर सकता है, बात याद रखिएगा। लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट दैट, लॉ ऑफ सप्लाई क्या स्टेट करती है, क्या बताती है, ये आपको बताना है। तो सप्लाई इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्राइस, बिल्कुल गलत है। सप्लाई बिल्कुल प्राइस पे डिपेंड करेगी। सप्लाई कम कर देंगे प्राइस बढ़ जाएगा, सप्लाई बढ़ा देंगे प्राइस कम हो जाएगा। एज द प्राइस ऑफ गुड्स राइजेस द क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीजेस, तो प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी जो सप्लाई हो रही इंक्रीज हो जाएगी। एज द प्राइस फॉल्स, तो क्वांटिटी जो सप्लाई हो रही थी वो डिक्रीज है, ये बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, यही क्या है, लॉ ऑफ सप्लाई है। आगे बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग ह्यूमन डेवलपमेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको लगाना है। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे स्टोन एज था, यूज ऑफ स्टोन टूल्स होते थे, तो 2 सबसे पहले आ जाएगा, 2। फिर इसके बाद आप देखेंगे तो क्या होने लग गया, फायर का आविष्कार हुआ, 3। फायर के बाद क्या हुआ, प्लांट और एनिमल को डोमेस्टिकेट करने लग गए, 1। लास्ट में एग्रीकल्चर आया। तो 2 3 1 4 मतलब ए ऑप्शन इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें क्या कहा गया, बायोस्फीयर रिजर्व दिए हैं और इसकी जगह दी गई है, आपको मैच करना है। तो नीलगिरी जो है ये कहाँ पे है, ये सबसे पहले आप देखिए नीलगिरी जो है ये मेनली साउथ में, आप देखेंगे तो वेस्टर्न घाट्स बोल सकते हैं इसको। नंदा देवी जो है ये मेनली उत्तराखंड में लाई करता है, नंदा देवी पीक भी है यहाँ पे। इसके बाद सुंदरबंस आपने सुना होगा, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, वेस्ट बंगाल में है ये। और पचमरही या पंचमरही भी इसको कहा जाता है, ये कहाँ पे है, ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो इस तरीके से ये मैच हो जाएगा। बाकी और भी कई सारे एमसीक्यूज हैं और सैंपल पेपर्स हैं जो हम लोग ने प्लेलिस्ट में लगाए हैं, जिसको आप जाके देख सकते हैं, अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद। और एक बात याद रखिएगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। थैंक यू।